नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। हम लोगों ने कल के क्लास में वैद्युत बल रेखाओं के गुण तक पढ़ा था। आज हमें पढ़ना है इसके आगे। आप लोग जानते हैं हम आपके लिए इतना प्रयासरत हैं कि आप लोगों की पढ़ाई सुव्यवस्थित ढंग से चले और आप लोग हर विषय को पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि हमारी अलग अलग क्लासेस आप तक, अलग अलग विषयों की क्लासेस आप तक पहुंच रही है। जैसे आपको हिंदी की वीडियो मिल चुकी होगी, फिजिक्स की वीडियो मिल रही है, ऐसे आपको आगे मैथ की वीडियो मिलेगी और अन्य सब्जेक्ट की वीडियो मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। इसलिए आप लोग टाइम टेबल बना करके और आज ही से लग जाइए, सारे विषयों की तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। तो आज हमको स्टार्ट करना है क्या, परीक्षण आवेश। तो आप पहले ये जानें कि परीक्षण आवेश क्या है। परीक्षण आवेश क्या है? तो परीक्षण आवेश बेटा एक अल्प धनावेश होता है। परीक्षण आवेश एक अल्प धनावेश होता है, यानी परीक्षण आवेश से न्यूनतम धनावेश होता है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। यानी परीक्षण आवेश एक अल्प धनावेश होता है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है और इसे हम प्रदर्शित करते हैं Q0 से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? Q0 से प्रदर्शित करते हैं। अब चूंकि ये परीक्षण आवेश जो है वो एक प्रकार का आवेश ही है, बस कंडीशन है कि ये एक अल्प धनावेश है, जबकि ब्रह्मांड में ऐसा संभव नहीं है कि हाँ कोई आवेश हो उसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र ना हो। लेकिन परीक्षण आवेश की ऐसी कल्पना की जाती है कि हाँ ये एक अल्प धनावेश होता है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। अब हमको पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? तो यानी कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को हम उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश Q0 रखा है और उस पर लगने वाला बल F हो, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F अपान Q0। E बराबर क्या होता है? F अपान Q0। तो यह एक सदिश राशि है, इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वेक्टर F अपान Q0। जैसे कोई परीक्षण आवेश है और किसी परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल क्या है? F है। तो यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E बराबर होगा वेक्टर F अपान Q0। अब बेटा अब इसकी भाई जब सदिश राशि है तो इसकी दिशा होगी, तो इसकी दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। यानी कि जो धनावेश के चलने की जो दिशा होती है वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा होती है। तो यानी धनावेश की दिशा कहाँ से? धन से दूर ही चलेगा धनावेश और ऋण की ओर चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो, जैसे मान लीजिए प्लस Q आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर देखा जाए, तो यानी कि प्लस Q आवेश के कारण इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इससे दूर होगी। इससे क्या होगी? दूर होगी। और माइनस Q आवेश के कारण मान लीजिए कोई बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो इसके ओर होगी। ठीक है। तो इस तरह से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है वो धनावेश से दूर और ऋणावेश की ओर होती है, अर्थात बल की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। और ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए कई आवेश रखे हो, एक आवेश Q1 रखा है, दूसरा Q2 रखा है, तीसरा Q3 रखा है और सबके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होंगी। तो किसी बिंदु पर उन सभी आवेशों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं होंगी वो उन अलग अलग आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होगी। यानी कि
किसी बिंदु पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उन सभी आवेशों के कारण अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होगी। सदिश मतलब ये होता है दिशा का प्रभाव पड़ता है, दिशा चेंज हो जाएगी। तो जैसे मान लो विपरीत दिशा में हो गया तो जुड़ने के बजाय तीव्रता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो अब हम देखेंगे इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो भाई देखेंगे बल का मात्रक क्या होगा बेटा, न्यूटन। आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम। तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। अब आपको बात करनी है विमीय सूत्र की। तो विमीय सूत्र बेटा देखेंगे बल का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है mLT-2। बल का विमीय सूत्र क्या होता है, mLT-2। और आवेश का क्या होता है, AT। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा m l और t +1 है, ऊपर जाएगा तो -1 और -2 ऑलरेडी है तो -3 और ये पावर हो जाएगा -1। तो ये इसकी क्या आ गई, विमीय सूत्र आ गई। अब ध्यान देंगे कि अगर कोई आवेश Q है, यदि कोई आवेश क्या है, Q है, तो अब इस पर लगने वाला बल क्या है, F है। तो E बराबर हो जाएगा F/Q। अगर बल की दिशा निकालनी है, मतलब बल निकालना है तो F बराबर आ जाएगा Q × E। तो इस तरह से आप किसी आवेश के कारण किसी वैद्युत क्षेत्र में रखें, अगर कोई आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है तो उस पर कितना बल लगेगा, यह बराबर QE। तो अब हमको देखना है कि किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। कोई एक बिंदु आवेश है, अब उसके कारण हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मान लीजिए कि माना कोई बिंदु आवेश +2 कूलाम, माना +2 कूलाम आवेश बिंदुओं पर स्थित है। इसके कारण r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यानी कि माना +2 कूलाम आवेश बिंदुओं पर एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका पराविद्युतांक क्या है, K है। बिंदुओं से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रख देंगे। तो जब परीक्षण आवेश Q0 रख देंगे तो ये Q आवेश Q0 पर क्या आरोपित करेगा, बल आरोपित करेगा। और इस बल का मान हो जाएगा F बराबर 1/4πε0 Q0/r²। यानी लिख देंगे क्या, Q आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। ये कहां से निकाला गया, कूलाम के नियम के आधार पर निकाला गया। तो Q0 उधर के क्या है, गुणा में है, इधर जाएंगे Q0 क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 1/4πε0। के भी लिख सकते हैं, ये लिख दो Q/r²। और यह Q0 अभी हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 Q/r²। अब निर्वात हवा वायु के लिए K का मान क्या होता है, 1 होता है। तो E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 Q/r²। निर्वात हवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर 1। E बराबर आ गया 1/4πε0 Q/r²। हमको पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव बेटा एक ऐसा निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वैद्युत द्विध्रुव निकाय है, एक पर आवेश -Q है, एक पर क्या है, +Q है। तो ये हो जाएगा, ये जो निकाय बनेगा ये वैद्युत द्विध्रुव निकाय कहलाएगा, क्योंकि इसमें परिमाण समान है लेकिन विपरीत प्रकार के आवेश हैं। विपरीत प्रकार के आवेश हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव निकाय हो जाएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई AB एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय है जो -Q
वह प्लस क्यू आवेशों से मिलकर क्या है बना है, और जिनके बीच की अल्प दूरी क्या है ना। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अब इसका उदाहरण कैसे क्या है, जैसे HCl हो गया, तो H पर जितना क्या है प्लस चार्ज है उतना ही Cl पर माइनस चार्ज है, तो ये निकाय जो होगा वैद्युत द्विध्रुव होगा। NaCl हो गया, H2O हो गया, ये सब क्या है वैद्युत द्विध्रुव निकाय है। अब हमें पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है पहले समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कोई वैद्युत द्विध्रुव निकाय है, मान लीजिए AB आपका वैद्युत द्विध्रुव निकाय है, तो ये माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है और जिनके बीच की अल्प दूरी क्या है, तो ये वैद्युत द्विध्रुव निकाय होते हैं। तो अब हमको पढ़ना क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ना है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये हुआ कि वैद्युत द्विध्रुव निकाय में से, वैद्युत द्विध्रुव निकाय में से कोई एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव निकाय में से कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव निकाय में से कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं, और यह एक क्या है सदिश राशि है, और इसकी दिशा जो होती है वो ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। तो जैसे मान लो AB आपका वैद्युत द्विध्रुव निकाय है, तो माइनस क्यू प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी क्या है 2L है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर ये हो जाएगा, कोई एक आवेश ले लीजिए, आपने जैसे Q ले लिया और इनके बीच की अल्प दूरी, इनका जो गुणनफल होगा वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होगा वैद्युत द्विध्रुव निकाय में से कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। यानी P बराबर Q गुणे 2L। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक जो हो जाएगा कूलाम मीटर हो जाएगा। अब अगर विमीय सूत्र की बात करें तो भाई आवेश का विमीय सूत्र होता है क्या AT और लंबाई का L, इसका विमीय सूत्र हो जाएगा LTA, ध्यान देंगे। तो अब हमको पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है तो वो भी तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, क्योंकि वो भी तो आवेशों से ही तो मिलकर बना है, तो उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो ध्यान देंगे वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उसके अक्ष पर कुछ दूसरी होगी और उसके अक्ष के लंबवत कुछ दूसरी होगी। तो यानी कि अब हम निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दो पॉइंट हैं, एक अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और एक निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अक्षीय मतलब ये होगा उसी के अक्ष पर, उसी के अक्ष के अनुदिश, और निरक्षीय स्थिति मतलब ये हुआ उस अक्ष के लंबवत। तो पहले आज हम देखेंगे क्या अक्षीय स्थिति में। तो क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए अक्षीय स्थिति में तो माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय है, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय है जो माइनस Q और प्लस Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी क्या है 2L है, एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तनांक K है। AB के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु क्या है P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आप लोग वीडियो को रोककर ये भाषा आप लोग नोट कर लें और कापी पेन लेकर के ही बैठें, क्योंकि ये सारी चीजें आप लोग लिखते रहें। तो क्या इसकी भाषा होगी कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय है जो माइनस Q और प्लस Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी 2L है, एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावर्तनांक K है। AB के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
तो हम क्या करेंगे कि प्लस क्यू आवेश व माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 व E2 है। यानी प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E2 है। तो हम चित्र इसकी देखेंगे, चित्र इसका देखेंगे तो ए बी आपका क्या है, ए बी आपका वैद्युत युग्म मान लीजिए निकाय है। तो ये माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच क्या दूरी क्या है, 2l है। अब ए बी का मध्य बिंदु मिड पॉइंट वो, तो मध्य बिंदु ए बी का जब मध्य बिंदु वो लेंगे तो इसका मतलब ओ ए और ओ बी ये दोनों दूरियां क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ए बी दूरी 2l थी, तो अब इसको दो बराबर भागों में बांटना है, तो ये इधर हो गया और ये इधर हो गया। अब ए बी के मध्य बिंदु वो से स्मॉल आर दूरी पर अच्छी स्थिति में एक बिंदु क्या है, P है, और जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर जो तीव्रता वो E1 होगी, E1 इससे क्या होगी, दूर होगी, और माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता आप E2 माने हैं, E2 इसी की ओर होगी, है ना। अब आपको बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब हम देखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई आवेश Q है। अब Q आवेश के कारण R दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, मान लो P है यहाँ पे, तो ये तीव्रता क्या होती है, 1/4πε0 और Q बटा R²। अगर कोई माध्यम का परावर्तन है तो K भी इंक्लूड कर देते हैं, यही तो होता है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण E1, तो E1 बराबर आ जाएगा 1/4πε0 K और Q बटे यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी का वर्ग, B से लेकर P तक की दूरी का वर्ग, यानी BP आपको चाहिए। तो ध्यान देंगे ये OB आपका क्या है, R है, और ये OB कितना है, L है। तो इस R में से L घटा दें, इस R में से ये L घटा दे, यही तो दूरी बचेगा, यानी R माइनस L। तो Q बटा R माइनस L का क्या, होल स्क्वायर। समीकरण नंबर हो गया क्या, फर्स्ट। अब माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो E2 बराबर आ जाएगा क्या, 1/4πε0 K Q। अब भाई इसके कारण तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी, यानी AP आपको चाहिए, तो बेटा OP आपका क्या है, R है, और इधर कितना है, L है। तो ये हो जाएगा क्या, R प्लस L का क्या, होल स्क्वायर। ये हो गया समीकरण नंबर सेकंड। अब हम निकालेंगे क्या, तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो चूंकि E1 की दिशा उधर है, E2 की दिशा इधर है, विपरीत दिशा में है, तो परिणामी तीव्रता E बराबर आ जाएगा E1 माइनस E2। E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 K Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 K Q बटे R प्लस L का होल स्क्वायर। अब बेटा 1/4πε0 और Q क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 K 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे, तो R प्लस L का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। नीचे का नीचे गुणा कर देंगे, R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का
होल स्क्वायर। अब बेटा चाहो तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन दो वर्गों का अंतर का फार्मूला खोल दें, और चाहे इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, इसके ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, जैसे आपकी इच्छा कहेगी, दोनों तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r एल, ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2r एल। अब इसमें ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा, ए स्क्वायर में आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में एल स्क्वायर प्लस 2r एल। अब माइनस तो आपका ऐसे लिखा है यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2r एल, और यहाँ पर क्या करें आर माइनस एल और आर प्लस एल दोनों इकट्ठा लगा दिए और स्क्वायर अलग कर दिए। अब बेटा माइनस से यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r एल माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2r एल। ये हो जाएगा क्या आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बेटा आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू, ये हो गया क्या 4r एल और बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बेटा चूंकि r क्या है, चूंकि r l की अपेक्षा काफी बड़ा है, r बड़ा है l से, तो इसका मतलब ये होगा जो वर्ग करेंगे वो r स्क्वायर और भी बड़ा होगा l स्क्वायर से। तो l स्क्वायर को नगण्य मानने पर, तो इसको जब नगण्य मान लेंगे तो e बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू गुणे 4r बटे आर स्क्वायर, एल स्क्वायर को हमने मान लिया 0, नगण्य माने 0 ही होता जिसकी गणना ना की जाए। तो यानी आ जाएगा e बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब नीचे r हो जाएगा क्या, इसको इस तरह से लिख देंगे q गुणे 4r और नीचे हो जाएगा r पावर 4, एक r से एक r क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इसको लिख दें 2 और 2ql और नीचे बचेगा r क्यूब, और 2ql की वैल्यू क्या है p है, 2ql की वैल्यू क्या है p है, इधर लिख देते हैं। यहाँ पर देख लो तो e बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और 2ql की वैल्यू क्या है p बटे r क्यूब। अब देखेंगे यही आ गया वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब निर्वात अथवा वायु में देखेंगे तो k का मान क्या रख देंगे 1 रख देंगे, e बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो e प्रोपोर्शनल होती है 1/r क्यूब की। तो इस तरह से हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ा। अब हम इसके आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दो ना, किस सोच में पड़े हुए हो। और अब हम लोग कल मिलेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए, खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़ाई कीजिए और हम लोग कल मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।